Hello students, good morning. Today we will discuss the rest of the topic of chapter 5 state of matter. Okay, so mm, let's we start. Gay-Lussac law. Gay-Lussac law give the relationship between pressure and temperature. Okay, यानी कि हम इसको प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं. According to this law, volume remaining constant, the pressure of fixed mass of a gas is directly proportional to its temperature in degree Kelvin. यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर किसी भी फिक्स्ड मास ऑफ गैस का जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, एंड टेम्परेचर शुड बी टेक इन केल्विन. टेम्परेचर हमें किस में लेना है? केल्विन में ही लेना है. देन पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके? टी के. प्रोपोर्शनलिटी का साइन बताइए. पी इज इक्वल टू के टी एंड पी अपॉन टी इज इक्वल टू के, यानी कि पी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, यानी कि पी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, विच मीन्स दैट P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इस लॉ पर एक न्यूमेरिकल्स है आपका. ए 10 लीटर कंटेनर इज फिल्ड विद ए गैस टू ए प्रेशर ऑफ 2 atm एट 0 डिग्री सेल्सियस. व्हाट टेम्परेचर विल द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर बी? 2.50 atm. तो यहाँ पर क्या है आपका टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, प्रेशर दे रखा है. A 10 लीटर कंटेनर इज फिल्ड विद ए गैस टू ए प्रेशर ऑफ 2 atm एट 0 डिग्री सेल्सियस पर. यानी कि जो गैसेस है 10 लीटर कंटेनर में प्रेजेंट, उसका 2 atm पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है आपका. तो P1 आपका कितना हो गया? 2 atm. T1 कितना आ गया आपका? 0 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में चेंज कर लो तो 273 केल्विन आ गया आपका. P2 दे रखा है आपका 2.50 atm और T2 आपको कैलकुलेट करना है. तो लगाइए इक्वेशन. P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. ओके, तो ये आपका आ गया. यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी. वैल्यू पुट करी है 2 अपॉन 273 इज इक्वल टू 2.50 अपॉन T2. दैन T2 इज इक्वल टू आपने ये वैल्यू पुट करी है और ये आपका कैलकुलेट करके आया है 341.25. आप इसको 341 भी रख सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट है आपका एवोगाड्रो लॉ. व्हाट इज़ एवोगाड्रो लॉ? यानी कि हम इसको वॉल्यूम अमाउंट रिलेशंस भी बोल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर ए सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर्स पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं. इसको मॉडिफाई किया गया है. एज 1 मोल ऑफ ए गैस कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि 1 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस में क्या होता है? सेम एवोगाड्रो नंबर्स होते हैं. ठीक है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23. दिस मीन दैट 1 मोल ऑफ ईच गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड हैव द सेम वॉल्यूम. ठीक है, यानी कि 1 मोल गैस का किस पर? 1 मोल गैस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है. 1 मोल गैस का सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर वॉल्यूम कैसा होता है? सेम होता है. यानी कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N के, और V इज इक्वल टू किसके हो गया?
के एन के, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन है जब हमने हटाया तो ये यहाँ पर के आ गया, तो v इजिकल टू हो गया आपका के एन के। इसको हमने इक्वेशन 1 मान दिया। बट हमें पता है कि n इजिकल टू क्या होता है, W/m, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इजिकल टू होता है आपका मास अपॉन मोलर मास। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, अब इस n की वैल्यू को हम कहाँ करेंगे, पुट इक्वेशन 1 में करेंगे। ओके, तो v इजिकल टू हो गया आपका के W/m। W क्या है यहाँ पर, मास है, और m क्या है यहाँ पर, मोलर मास है। ये जो आपका W/m है, इसमें W यानी कि जो मास है हम उसको m से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसको W से डिनोट किया है। तो v इजिकल टू हो गया आपका के W/m। W भी मास होता है और आपका m भी मास होता है। मोलर मास को आप m से डिनोट कर सकते हैं और मास को आप कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे ही इसको डिनोट कर दें। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो मोलर मास है उसकी वैल्यू इनपुट निकाल लीजिए। तो m इजिकल टू क्या हो जाता है, m इजिकल टू हो जाता है के W/v। और आपको पता है W क्या है, यहाँ मास है, और v क्या है, यहाँ वॉल्यूम है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी। तो ये आपका हो जाएगा m इजिकल टू के डी। ओके, m इजिकल टू के डी। ये क्या है, ये है आपका मोलर मास और डेंसिटी में रिलेशनशिप। ठीक है, मोलर मास और डेंसिटी में रिलेशनशिप। m यहाँ पर मोलर मास है, w यहाँ पर मास या वेट ले लेते हैं, और v यहाँ पर वॉल्यूम लिया है। ओके, तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स। ओके, अब इसको डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, दस वी कंक्लूड दैट डेंसिटी ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। ठीक है, यानी कि किसी भी गैस की जो डेंसिटी होती है वो उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। नेक्स्ट आइए, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस? मोलर वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर आर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन, और ये क्या होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर आर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, और प्रेशर कितना हो, 1 atm। तो अंडर दिस कंडीशन 1 मोल ऑफ द गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम। तो इस कंडीशन पर गैस का 1 मोल जो है वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और वो वॉल्यूम होता है आपका 20.4 लीटर। दिस इज़ नोन एज मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट ए STP। व्हाट इज़ STP? STP होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो यानी कि 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है आपका वो 22.4 लीटर होता है। यही आपका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस लॉ। हम इसे कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस लॉ क्या है। Boyle's law give the effect of pressure on the volume of a gas at constant temperature, whereas Charles' law give the effect of temperature on the volume of a gas at a constant pressure. However, it is possible to derive a equation which gives the effect of pressure and temperature on the volume of the gas. यानी कि ये कहा गया है कि बॉयल्स लॉ में, यानी कि दोनों ही लॉ में, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट को शो किया गया है अलग अलग इक्वेशन में। जबकि एक ये पॉसिबल है कि हम एक ही इक्वेशन में, यानी कि एक ही लॉ में क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के इफेक्ट को दिखा सकते हैं। और जिस इक्वेशन में हम ऐसा कर सकते हैं वही इक्वेशन क्या कहलाती है, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन में यहाँ द इक्वेशन विच गिव्स द सिमिल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। यानी कि जिसमें हम वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का ही इफेक्ट एक साथ दिखा सकते हैं, वो गैस इक्वेशन जो होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब इसका आप डेरिवेशन देखिए। वी नो दैट
एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/pk। ये किसके अकॉर्डिंग है? बॉयल्स लॉ के। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड N V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Tk। ये किसके अकॉर्डिंग है? चार्ल्स लॉ के। एट कांस्टेंट P एंड T V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Nk। ये किसके अकॉर्डिंग है? एवोगाड्रो लॉ के। ओके, देन वी कैन राइट V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल NT/P। यानी कि इस इक्वेशन में हमने तीनों लॉ को क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। यानी कि V जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया Nk, Tk और Pk। यानी कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के और टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमें V की वैल्यू देखनी है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है हम इसको रिमूव करेंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करा और उसके लिए कांस्टेंट बनाया R। तो V = हो गया यहाँ पर RNT/P। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब R क्या है यहाँ? वेयर R इज ए गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्टेन। अब इक्वेशन 1 और 2 को रीअरेंज करने पर हमें क्या मिला? यानी कि हम P को V की तरफ ले जाते हैं इक्वल में, तो PV = हो गया nRT। ये हमने मॉडिफाई कर लिया इसको। ठीक है, PV = nRT। अब इस T को PV के नीचे ले आइए, तो PV/T = क्या हो गया? nRT, सॉरी nR की। यानी कि PV/T = nR। अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, R = PV/NT। ओके, तो ये आपको जो ये 3 फॉर्मूले हैं ये आपको पुट करने हैं किसके अकॉर्डिंग? न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग। अगर न्यूमेरिकल्स में R की वैल्यू पूछी है तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वाला रिलेशन देना है उस न्यूमेरिकल्स में तो आप ये वाला लगाएंगे। ये आपको इसी तरह से अरेंज करनी है। R इज़ कॉल्ड ए गैस कांस्टेंट। इट इज़ सेम फॉर ऑल गैसेस। ये सभी गैसेस के लिए क्या होता है? सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये सभी गैसेस के लिए सेम होता है। अब वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ R क्या है? 8.314 जूल K इन्वर्स, यानी कि केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स। ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू है आपकी। इफ़ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी फ्रॉम T1 V1 एंड P1 to T2 एंड V2 to P2, देन यानी कि किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू क्या करती है? इफ़ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी, यानी कि किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू वेरी करती है। किससे ये वेरी करती है? आपकी T1 V1 और P1 से कितनी हो जाती है? T2 V2 और P2। तब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं P1 V1/T1 = nR एंड P2 V2/T2 = nR। अब nR तो क्या है? सेम है, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या है? P1 V1/T1 = P2 V2/T2। दिस इज़ नॉन एज ए कम्बाइंड गैस इक्वेशन। ये आपकी कम्बाइंड गैस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर आपकी P1 V1 T1 की वैल्यू दी गई है, P2 और T2 की दी गई है और V2 की पूछी है, तो आप यही इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी ये आपके यहाँ पर टोटल 6 आ रही है, 6 में से अगर 5 की वैल्यू दी गई है तो आपको 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैसेस सब्सटेंस। किसी भी गैसेस सब्सटेंस के लिए डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशनशिप होता है? ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज फॉलो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। अब हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करा हमने?
एन अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। हम एन अपॉन वी को एक साइड में ले आए और पी अपॉन आर टी को एक साइड में ले आए, ठीक है। अब क्या करना है, रिप्लेसिंग एन बाय एम अपॉन एम, यानी कि डब्ल्यू अपॉन एम भी लिख सकते हो आप इसको, या स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम भी लिख सकते हो, जहाँ पर स्मॉल एम क्या है, मास है, और अगर आप डब्ल्यू रखेंगे तब भी वो मास ही आएगा। कैपिटल एम यहाँ पर मोलर मास है, ठीक है। अब क्या है, हम यहाँ एन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम से रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। अब ये m अपॉन बी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो ये हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन एम इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी के, वेयर d क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। तो ऑन रीअरेंजिंग अब इसको भी रीअरेंज कर दीजिए, यानी कि हम इसमें से मोलर मास की वैल्यू निकाल लें, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा डी आर टी अपॉन टी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस। ओके, आप यहाँ पर m अपॉन कैपिटल M में कंफ्यूज मत होइए, आप इसकी जगह W अपॉन M भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, उस ऊपर वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n इज इक्वल टू W अपॉन M या M अपॉन कैपिटल M की वैल्यू पुट करनी है। आपका ये फॉर्मूला खुद ही यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर्स के लिए डाल्टन लॉ। व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर? सबसे पहले आपको पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये समझना है। स्टूडेंट, एयर्स में क्या होती हैं, डिफरेंट गैसेस होती हैं, ओके। और एयर का जो प्रेशर है वो एक मिक्स प्रेशर है, यानी कि इसमें सारी की सारी गैसेस अपना प्रेशर लगाती हैं, ठीक है। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये किस गैस का प्रेशर है, ये क्या है, क्योंकि वो एक एयर का प्रेशर है, हम किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर उसमें नहीं लेते। लेकिन हाँ, एयर में प्रेजेंट हर गैस का अपना एक अलग प्रेशर होता है, ठीक है। तो गैस एयर में प्रेजेंट अब किसी पर्टिकुलर गैस का जो अपना प्रेशर होता है, अपना पर्टिकुलर प्रेशर होता है, वही उसका पार्शियल प्रेशर होता है, ओके। इसमें आइए, द टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। यानी कि किसी भी गैसेज यानी कि किसी भी मिक्सचर का और गैसेज मिक्सचर का जो क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है उस गैसेज में प्रेजेंट सभी गैसेज के पार्शियल प्रेशर के सम के, ओके। तो द टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज, ठीक है। ये आप पार्शियल प्रेशर तो समझ गए हैं कि किसी भी पर्टिकुलर गैस का जो अपना प्रेशर होता है वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है, और जो ये आपका एयर है या मिक्सचर ऑफ गैसेज है वो क्या है, वो तो आपका टोटल प्रेशर है, ओके। इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द इंडिविजुअल गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ओके। तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाता है आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 के, एट कॉन्स्टेंट किस पर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर, वेयर P total is the total pressure exerted by the mixture of gases and P1, P2, P3, P1, P2, P3 etc. are partial pressure of gases। जहाँ पर P टोटल क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस ऑफ मिक्सचर है, और P1, P2 और P3 क्या है, आर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस है, यानी कि उसमें जितनी भी आपकी गैसेस प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर को किसकी टर्म्स में लिखना है, मोल फ्रैक्शंस की टर्म में लिखना है। तो P1 इज इक्वल टू हो जाता है आपके N1 RT अपॉन V के। P2 यानी कि हर गैसेस पर क्या लगा दें, आइडल गैस इक्वेशन पुट कर दो। तो P1 इज इक्वल टू हो गया NRT अपॉन V के, P2 किसके इक्वल हो गया N2RT अपॉन V के, P3 किसके इक्वल हो गया N2RT अपॉन N3RT अपॉन V के। ये आपकी तीन इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन फॉर वन गैसेज, सेकंड इक्वेशन फॉर सेकंड गैसेज एंड थर्ड इक्वेशन फॉर थर्ड गैसेज। अब क्या करना है, वेयर N1, N2 एंड N3 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज गैसेज।
अब क्या करना है कि पी टोटल निकालना है। पी टोटल किसके इक्वल होता है? P1 P2 एंड P3 के। अब हमें P1 P2 और P3 की वैल्यू तो पता ही है जो आपकी यहाँ इन इक्वेशंस में आई है। ओके, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका P टोटल हो जाता है, P टोटल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V के। ओके, अब ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल, ठीक है, अगर हमें किसी भी एक गैस का क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हमें उसके P टोटल को यानी कि उसी के खुद के प्रेशर को यानी कि पार्शियल प्रेशर को P टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल फॉर वन गैस के लिए हम क्या करेंगे? P1 को उसके P टोटल से डिवाइड करेंगे। तो P1 इज इक्वल टू आ जाता है P टोटल। P1 की वैल्यू क्या है? N1, और P टोटल की वैल्यू क्या है? N1 प्लस N2 प्लस N3। ऊपर भी क्या है? RT अपॉन V, और ये नीचे वाले का RT अपॉन V। RT अपॉन V से तो ये कैंसिल ही होना है। तो P1 अपॉन P टोटल किसके इक्वल हो गया? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 के। ओके, अभी N1 प्लस N2 प्लस N3 को हम क्या ले सकते हैं? N, यानी कि सभी गैसेस का क्या है? यहाँ पर मिक्सचर है, तो हमने इसको क्या मान लिया? N। तो P1 अपॉन P टोटल इक्वल हो जाता है N1 अपॉन N के, और N1 अपॉन N क्या होता है? X1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन गैसेस। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? N1 अपॉन N1 प्लस N2, इसी तरह से तो लिखते हैं। तो यहाँ पर ये N1 है और नीचे N क्या है? सभी गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, तो वेयर N इज इक्वल टू हो गया आपका N1 प्लस N2 प्लस N3, और X1 इज कॉल्ड ए मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैसेस। तो आपका P1 आ जाता है X इंटू P टोटल। ये आपके फर्स्ट गैस के लिए मोल फ्रैक्शंस की टर्म में प्रेशर आ जाता है। ठीक है, अब अगर इसी तरह से हमें क्या लिखना है? हमें P2 के लिए लिखना है, तो आप लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू X इंटू P टोटल। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है जो कि बेस्ड है इन लॉस पर, जो आपने इस चैप्टर में स्टडी की हैं। ये आपको खुद सॉल्व करने हैं और हम क्वेरी टाइम पर इनको डिस्कस करेंगे। ओके।